तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का आपका जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, जिसका हम लोग बच्चों कह सकते हैं इस वीडियो में देखने वाले हैं एक सैंपल पेपर कह लीजिए इसको आप, या प्रैक्टिस पेपर कह लीजिए, या इम्पॉर्टेंट पेपर कह लीजिए। बच्चों आपको तो पता ही होगा कि 24 मई, जी हाँ बच्चों, 24 मई 2022 को आपका जो है सो कि पॉलिटिकल साइंस का बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए हम लोग जो है सो कि आपके लिए एक सीरीज लेकर के आए हैं, जिसके अंदर हम लोग आपको सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर या इम्पॉर्टेंट पेपर कह लीजिए वो करवाते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जो आपका 24 मई को पेपर होने वाला है ना, इस दिन आपका पॉलिटिकल साइंस, हिंदी में बोले तो राजनीतिक विज्ञान का, इसके लिए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा, कह रहा हूँ ना, बहुत मदद मिलेगी आपको। ठीक है, और जिन बच्चों को नहीं पता, ये प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 है। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 करवा दिया है आपको, वो चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन भी आप खोलेंगे तो वहां पर भी एक सेक्शन बना हुआ रहता है, वहां पर भी आपको जो वीडियो है वो देखने को मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 को भी जरूर देखिएगा। और आज जो है सो कि आपका एक वन शॉट का वीडियो आएगा, वन शॉट का वीडियो आएगा आपका। तो वन शॉट वाला भी वीडियो जरूर देखिएगा। फर्स्ट बुक जो है ना आपका, जो फर्स्ट बुक है उसके ऊपर रहेगा वो, जिसके अंदर में पहली वाली जो बुक है आपके, उसके अंदर से जो टर्म 2 के अंदर 3 चैप्टर आ रहे हैं, तो उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हिंदी में इसको आप राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। इसका जो पेपर होगा वो 2 घंटे का पेपर होगा, और अधिकतम अंक बोले तो ये जो पेपर होगा आपका पॉलिटिकल साइंस का, 40 नंबर का पेपर होगा आपका। जो बोर्ड का पेपर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा आपका, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी पैटर्न में आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर एक सीरीज लिखी हुई रहेगी पेपर की। सेट ये 2 है, इससे पहले मैंने आपको सेट 1 करवा दिया है। आपको जो पेपर मिलेगा, या तो सेट 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा या 4 मिलेगा। तो सारे सेट हम कवर करवा देंगे। फिलहाल के लिए सेट 1 करवा दिया है, ये सेट 2 है। ठीक है, और कोड नंबर इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। रोल नंबर के लिए इस तरह सेक्शन दिया हुआ रहेगा, और कुछ बेसिक बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं। नीचे चलते हैं, नीचे देखेंगे तो यहाँ बताया गया कि इस पेपर के अंदर आपको 16 मुद्रित पृष्ठ देखने को मिलेगा, यानी कि आपको प्रिंटेड पेजेस जो है 16 देखने को मिलेगा, और एक आपको मानचित्र देखने को मिलेगा, एक मैप देखने को मिलेगा। और ये पेपर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी होने वाला है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी होने वाला है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं, तो दोनों मीडियम के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इस पेपर के अंदर आपको जांच लेना है कि जो आपका पॉलिटिकल का पेपर है, इसके अंदर आपको 13 क्वेश्चंस यानी 13 प्रश्न ही देखने को मिले, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के पेपर के अंदर आपको 13 प्रश्न ही देखने को मिलेंगे। 15 मिनट का टाइम आपको अलाउ किया जाता है पेपर को पढ़ने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में सामान्य निर्देश जो है उसको कवर कर लेते हैं। यही बताया गया है कि इस पेपर के अंदर आपका कुल 3 भाग यानी 3 सेक्शन होने वाला है, सेक्शन ए, बी और सी। ठीक है, जो सेक्शन ए होगा इसमें आपसे 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, और हर एक क्वेश्चन जो होगा आपका 2 नंबर वाला होगा। सेक्शन ए के अंदर आपसे 2-2 नंबर के 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है आपको अधिकतम 50 शब्दों में देना है। ठीक है, 50 शब्दों में देना है। मैं क्या करता हूं बच्चों, जितना मेरे से आंसर हो पाता है मैं आपको देता हूं। अगर मैं पूरा पेपर आपको करवाऊंगा आंसर के साथ तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इसे जितना आंसर हो पाता है मैं उतना देता हूं। कई बच्चे बोलते हैं कि सर 50 शब्दों में देना है आंसर, 100 शब्दों में देना है, 170 शब्दों में देना है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में आपका कम शब्दों में भी आंसर दे रखे होते हैं आप, किसी में ज्यादा शब्दों में भी दे रखे होते हैं। तो मेरे से जितना हो पाता है मैं आपको क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करता हूं। बाकी आपको जो आंसर लिखना है वो ज्यादा से ज्यादा लिखना है और अच्छे से अच्छा लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्शन ए के अंदर 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और 8 क्वेश्चन जो होंगे वो 2-2 नंबर वाले होंगे। उसके बाद अगला हम लोग आगे चलते हैं, तो बोल रहा है भाग बी, बोले तो सेक्शन बी के अंदर 3 प्रश्न होंगे, यानी 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ये जो 3 क्वेश्चन होंगे ये 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। और इन क्वेश्चंस का जब आप आंसर देंगे, यानी 4 नंबर वाले जो क्वेश्चंस का आंसर अगर आप लिखेंगे, तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर 100 शब्दों में तो कम से कम लिखना ही लिखना है। ठीक है, और साथ साथ बोल रहा है कि मानचित्र आधारित जो प्रश्न है उसमें जो निर्देश दिए गए हैं उसका भी आपको पालन करना है। ठीक है, तो मैप वाले क्वेश्चन के अंदर अलग से आपको इंस्ट्रक्शन दे रखा है। ये हो गया सेक्शन बी। अब हम लोग सेक्शन सी की बात करते हैं, जिसको हिंदी में आप भाग सी बोलते हैं। इसमें आपसे 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा सेक्शन सी के अंदर।
और जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे तो कम से कम 170 शब्दों में तो आपको लिखना ही लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आपको सामान्य निर्देश समझ में आया होगा। यही चीज आपका इंग्लिश में जनरल इंस्ट्रक्शंस के नाम से आता है, तो अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने जो मेन हमारा पेपर है उसकी तरफ। तो ये आ गए हम लोग बच्चों मेन पेपर की तरफ। यहाँ आप लिखा हुआ देख सकते हैं सेक्शन ए, हिंदी में अनुभाग ए बोलते हैं इसको। इसके अंदर हम लोग जो है सो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि भारत को किन आधारों पर 21वीं शताब्दी की एक उदीयमान शक्ति माना जा सकता है। ऑन विच ग्राउंड्स India can be considered as an emerging power of the 21st century। ठीक है, कैसे भारत जो है एक इमर्जिंग पावर है, ठीक है, एक कह सकते हैं महान शक्ति के रूप में उभर रहा है आज के टाइम पे। ठीक है, तो वो आपको बताना है। क्वेश्चंस जो मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा आंसर भी, और इंग्लिश में आपको जो उसका ट्रांसलेशन है वो दिखा दिया करूंगा, क्योंकि बहुत डिमांड थी बच्चों की, तो मैं हर एक पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया करूंगा आपको। ठीक है, तो उत्तर इस तरह से लिखना है आपको कि विश्व में मानवीय संसाधन के लिहाज से भारत एक समृद्ध देश है। अगर संसाधनों की बात करें ना हम लोग, ठीक है, रिसोर्सेज की बात करें पूरी दुनिया में, तो हमारे पास खाने की कमी नहीं है, खनिज वगैरह भी मिल जाता है सफिशिएंट मात्रा में। ठीक है, हर चीज हम लोग के पास अवेलेबल है, बस एक जो कच्चा तेल है या पेट्रोल है ये आयात करना पड़ता है, वो भी काफी मात्रा में हमारे मुंबई जो तेल शोधन कारखाना है या इधर मुंबई वगैरह में वो भी हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वही पहले पॉइंट में बोल रहा है कि पूरी दुनिया में देखा जाए तो भारत ही एक ऐसा देश है जो कि संसाधनों के लिहाज से, जो हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज है उसके लिहाज से एक समृद्ध देश है। मतलब पूरा तरह से कह सकते हैं कंप्लीट एक पैकेज है जिसके अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा इस देश के अंदर। भारत विश्व का एक विशाल प्रतिस्पर्धी देश है। विशाल प्रतिस्पर्धी बोले तो आपका कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव, आप कह सकते हैं देश है। ठीक है, जहां पर कंपटीशन बहुत है आपका। ठीक है, केंद्र कह लीजिए इसको, प्रतिस्पर्धी केंद्र या फिर प्रतिस्पर्धी देश है, जो भी आप कह सकते हैं। उसके बाद अगला है कि भारत का लक्ष्य भविष्य में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करना है। ठीक है, यानी कि जो हमारा भारत है, इंडिया है, इसका जो लक्ष्य है, एम है बच्चों, आज के टाइम पे पता है आपको हमारी जो जीडीपी है, जीडीपी जो है हमारी, वो लगभग 3-3.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, 3-3.5 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन हमारा जो एम है कि भविष्य में हम लोग 5 ट्रिलियन डॉलर, जी हाँ बच्चों, 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करेंगे। ठीक है, आज के टाइम पे 3-3.5 ट्रिलियन है, तो हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, आप समझ सकते हैं 2030 या 25-30 आते आते हम लोग इसको प्राप्त भी कर लेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है बच्चों कि सामरिक दृष्टिकोण से भारत की सैन्य शक्ति परमाणु तकनीक के साथ इसे आत्मनिर्भर बनाती है। आज के टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो भारत एक परमाणु संपन्न देश है। भारत की आर्मी बहुत मजबूत है। ठीक है, वेरी कह सकते हैं बहुत पावरफुल आर्मी है हमारी। ठीक है, और हमें गर्व करना चाहिए अपने इंडियन आर्मी पे। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये सारी चीजें मिल करके बच्चों भारत को ना एक कह सकते हैं आप समृद्ध देश बनाते हैं, और भारत को एक इमर्जिंग पावर बना रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं उभरता हुआ देश है हमारा भारत। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मैंने ज्यादा से ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आपको आंसर लिखना है कि किस तरह से भारत जो है एक इमर्जिंग पावर है आज पूरी ही दुनिया में। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है वीडियो को पॉज करके अपना जो इंग्लिश में कैसे उत्तर लिखना है, उनको आंसर लिखना है, वो पढ़ सकते हैं। इसी के आगे चले तो अथवा में क्वेश्चन पूछ रखा है बच्चों कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ये नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ देखिए कि आसियान के कोई 2 उद्देश्य लिखने हैं आपको। राइट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान। तो आसियान आपको पता है बच्चों एक संगठन का नाम है आपका। ठीक है, और देखिए दुनिया में कोई भी संगठन बनता है, ठीक है, तो उसका एक उद्देश्य होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो मैं ये जो वीडियो है, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो बना रहा हूं, तो इस वीडियो को, ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या है कि जो आपका टर्म 2 का पेपर होने वाला है उसके अंदर आप 40 में से 40 स्कोर करें। यही उद्देश्य है ना, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे 100 में से 95 स्कोर किया था। ठीक है, तो जब मैंने 95 तक स्कोर किया तो आप 40 में से 40 भी स्कोर कर सकते हैं, अगर जितने भी हम सैंपल पेपर्स बना रहे हैं उनको देख के जाए तो। खैर, तो यहाँ पर बढ़ते हैं। तो देखिए आसियान जो संगठन है ना, उसके कोई 2 आपको उद्देश्य बताने हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। तो इस तरह से आपको उत्तर लिखना है
कि क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को सुनिश्चित करना, यानी कि उनका जो क्षेत्रीय लेवल पे, रीजनल लेवल पे जो पीस है, शांति है, उस चीज को जैसे कि सुनिश्चित करना कि ये सब चीज हो रहा है कि नहीं। उसके बाद अगला है बच्चों की क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना, यानी कि जो उनका रीजन है वहां पर आर्थिक विकास, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना, सामाजिक यानी कि उनका जो सोशली डेवलपमेंट है, सांस्कृतिक कल्चरल डेवलपमेंट है, ये सब हो और ये इन सब क्षेत्र में सहयोग हो आपस में, ठीक है। और कुछ और बातें हैं कि कृषि, उद्योग, व्यापार, आवागमन और संचार के विस्तार के लिए सक्रिय रूप से साझेदारी करना, ठीक है। तो कुछ और बातें यहाँ पर आपको बता रखा है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो इनमें से अगर आप कोई 2 पॉइंट भी लिख देते हैं ना 2 नंबर के क्वेश्चन में, तो इजीली आपको 2 नंबर मिल जाएगा बच्चों। लेकिन ये आपको कोशिश करना है कि अगर आप कोई 2 ही पॉइंट इसमें से लिखते हैं तो कम से कम वो 50 शब्द तो जाना ही जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हिंदी में आपको आंसर लिखना था बच्चों। इंग्लिश मीडियम वाले अपना जो है सो कि आंसर देख लेंगे। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में लिखना है। ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। तो इस तरह से आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं बच्चों इंग्लिश में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन कि दक्षिण एशिया क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। मेंशन जो है सो कि आपको जो फीचर्स है साउथ एशियन रीजन की, ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो देखिए दक्षिण एशिया क्षेत्र जो है हमारा, उसकी क्या विशेषताएं हैं, फीचर्स आप कह सकते हैं इस तरह से हमारा, कि जैसे कि यह विश्व का जनसंख्या बाहुल्य वाला क्षेत्र है। यहाँ पर दक्षिण एशिया क्षेत्र में आपको जनसंख्या बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद है कि इसके क्षेत्र के देश विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं, यानी कि दक्षिण एशिया के जो क्षेत्र है हमारा, इसके जो देश है, इस क्षेत्र के जो देश है, मान लीजिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ये दक्षिण एशिया है हमारा और यहाँ पर दक्षिण एशिया के ये सारे देश है, ठीक है। तो इस तरह से समझिए कि यहाँ पर जनसंख्या एक तो बहुत है, जनसंख्या बहुत है। दूसरी नंबर बात कि यहाँ पर जितने भी देश है ना, ये विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं बच्चों। विकासशील देश बोले तो डेवलपिंग कंट्रीज की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद अगला देखिए कि यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। यहाँ जो ये हमारा दक्षिण एशिया है, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, हमारी इकोनॉमी है, इन देशों की, जो भी दक्षिण एशिया में जो देश है, सबकी अर्थव्यवस्था ऑलमोस्ट कृषि पर ही डिपेंडेंट है। भारत इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है। भारत, अपना इंडिया जो है, अपना भारत जो है, वो एक बहुत मेजर देश कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट देश है इस क्षेत्र का, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना था। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपना आंसर देख सकते हैं कि किस तरह से आपको इंग्लिश में आंसर लिखना है। यहाँ पर आपके सामने रहा, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। तीसरा क्वेश्चन कि भारत में किन मुद्दों पर विभिन्न दल आपसी सहमति दर्शाते हैं, किन्हीं 2 मुद्दों को आपको लिखने हैं, ठीक है। ऑन विच इश्यूज वेरियस पार्टी शोज, आप कह सकते हैं सहमति दर्शाते हैं, ठीक है। राइट एनी 2 सच इश्यूज। तो देखिए जो भारत के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है, जितने भी आप कह लीजिए पॉलिटिकल पार्टीज है, तो वो कौन से 2 मुद्दे हैं जिन पे सारे जो दल है, सारी पार्टीज है, वो सहमति में रहते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से है। पहला आप लिख सकते हैं आर्थिक नीति पर सहमति। जो हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी होता है ना कोई सा भी, तो उसके ऊपर सहमति देखने को मिलता है ज्यादातर, ठीक है। और अगला आप लिख सकते हैं कि देश जो है उसके प्रशासन के मुद्दों में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति, यानी कि जो देश है हमारा, पूरा पूरा भारत है, उसके अंदर जो प्रशासन के मुद्दे हैं, उसमें जो प्रांतीय स्तर पे जो दल है ना, उसकी भूमिका स्वीकार करना, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आपका जो पेपर आने वाला है, टर्म 2 का पेपर, ठीक है, टर्म 2 का पेपर आने वाला है, उसके अंदर टोटल 13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और 13 में से 8 क्वेश्चन तो आपके शॉर्ट वाले होंगे। शॉर्ट वाले, शॉर्ट बोले तो आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चंस है ना। तो इसी को लेकर के मैं 1 शॉर्ट जो आपका वीडियो बना रहा हूं आज, 1 शॉर्ट वीडियो, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके अंदर मोस्टली मैं आपके जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है ना, जिसके अंदर आप फंसेंगे, ठीक है, तो वो सारे के सारे कवर करवा दूंगा, सारे के सारे 2 नंबर वाले क्वेश्चंस जो फर्स्ट बुक का है। सेकंड बुक का कल या परसों जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तो कल डाल दूंगा। अभी तो टाइम है, 24 तारीख को पेपर आज हुआ है आपका 19 तारीख, ठीक है। तो जितनी भी वीडियोस आ रही है उनको देख करके जाइए। आपको जैसे जियोग्राफी में हमारे वीडियो से जो भी हेल्प मिली है ना, उससे ज्यादा हेल्प मिलेगा आपको पॉलिटिकल साइंस में, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है।
तो चलिए हम लोग वापस से वीडियो पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो सहमति के मुद्दे हैं, तो इस तरह से आप इंग्लिश में आंसर लिख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में आंसर क्वेश्चन देखने को मिलेगा गठबंधन सरकार के बारे में। तो समझिए बच्चों, गठबंधन की सरकार क्या होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए ये एक सरकार है, सरकार ए, ठीक है। ये एक सरकार है, सरकार बी, ठीक है। और एक ये भी सरकार है, सरकार सी। अब भाई क्या हुआ, हमारा चुनाव हो रहा है। क्या हो रहा है? चुनाव हो रहा है, बोले तो इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन में जितने भी सीट्स है, तो किसी को बहुमत नहीं मिली, ठीक है। किसी को क्या हुआ, बहुमत नहीं मिली। इन तीनों जो हमारी पार्टीज है जो इलेक्शन में खड़ी हुई थी, इन तीनों को बहुमत नहीं मिली। तो क्या होता है कि ये तीनों को बहुमत नहीं मिली, तो ये ऐसा काम करेंगे कि या तो ये ए और बी मिलकर के एक पार्टी बना करके, पार्टी कह रहा हूँ, सरकार बना लेंगे गठबंधन करके, या तो ये तीनों ही मिलकर के सरकार बना लेंगे। यानी कि जब क्या होता है कि जब चुनाव होता है और चुनाव में किसी एक दल को पूरा बहुमत नहीं मिलता है, तो दो या दो से अधिक दल मिल करके सरकार बनाते हैं, तो यही हमारा गठबंधन की सरकार कहलाता है। ठीक है, यानी कि चुनाव हुआ, ए वाला जो हमारा ये गवर्नमेंट है, इसको पूरा का गवर्नमेंट कह रहा हूँ, ए वाला जो हमारा पार्टी है, इसको पूरा का पूरा बहुमत नहीं मिला, वोट्स नहीं मिले, तो या तो ये ए बोलेगा बी से कि भाई मेरे साथ सरकार बनाना है तो आजा मेरे पार्टी में मिल जा, और गठबंधन करके सरकार बना लेते हैं। अगर ए और बी से भी काम नहीं बनेगा तो इस सी वाले जो पार्टी है इसको भी ले लेंगे और तीनों ही मिलके बना लेंगे, या तो दो बना लेंगे या तो तीनों ही पार्टी मिलकर गठबंधन बना लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गठबंधन की सरकार। यानी कि दो या दो से अधिक पार्टी जब मिल करके गठबंधन की सरकार बनाए और एक सरकार बनाए जब उनको बहुमत ना मिला हो, तो वही चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। गठबंधन की सरकार से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो जब चुनाव के बाद किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो दो या दो से अधिक दल मिल करके सरकार बनाते हैं, ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। ये वाली जो क्वेश्चन है ये याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है। अब इसी का इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। इंग्लिश में इस तरह से आंसर लिखना है आपको, यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। अगला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि एकात्मक मानववाद का दर्शन किन तीन सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, तो इंग्लिश में यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछ रखा है, एकात्मक मानववाद जो है उसका दर्शन किन तीन सिद्धांतों पर आधारित है। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों। यहाँ पर एकात्मक मानववाद का दर्शन निम्नलिखित तीन सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है आपका समग्रता की प्रधानता, दूसरा है धर्म की सर्वोच्चता, और तीसरा है समाज की स्वायत्तता। ठीक है, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन कि भारतीय राजनीति में आपातकाल के बाद सत्ता में आई जनता पार्टी की शासन व्यवस्था पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन द गवर्नमेंट्स ऑफ जनता पार्टी विच कम इनटू पावर आफ्टर द इमरजेंसी। ठीक है, तो वही बात है, आपको पता होगा बच्चों 1975 ये ऐसा टाइम था जब आपातकाल लगा। आपातकाल 2 साल बाद हटा हमारा, कितने साल बाद, 2 साल बाद। 2 साल बाद जो कांग्रेस थी आपकी, कौन सी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो थी आपकी, वो हार गई और गलती से कह लीजिए, उनका लक था उस टाइम पे जनता पार्टी शासन में आई, लेकिन जनता पार्टी ज्यादा टाइम तक चली नहीं। ठीक है, तो इन्हीं सभी चीजों को लेकर के आपने जो विचार है, आपके जो व्यूज है उसको एक्सप्रेस करना है, वो व्यक्त करना है आपको। छठा क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो समझते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से लिखना है कि 1977 के चुनाव के बाद बनी जनता पार्टी की सरकार में कोई खास तालमेल नहीं था। ठीक है, प्रधानमंत्री पद के लिए नेताओं के बीच होड़ मची हुई थी। यानी कि 1977 के बाद जो जनता पार्टी की सरकार आई ना, तो उसके अंदर कोई खास तालमेल नहीं था, कोई बैलेंस नहीं बना हुआ था बच्चों। जो आपका प्रधानमंत्री का पद होता है ना, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर वाला जो हमारा एक कह सकते हैं पद होता है, उसके लिए ना नेताओं के बीच में होड़ मची हुई थी कि भाई मेरे को बना दे, मेरे को बना दे, मेरे को बना दे। ठीक है, तो एक ये चीज हमें देखने को मिली। उसके बाद आगे आप लिख सकते हैं, अपने विचार रखने हैं एनसीईआरटी को आधार बना करके। जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस द्वारा अपनाई गई नीतियों में कोई बुनियादी बदलाव नहीं ला सकी।
यानी कि जनता पार्टी जब आई सरकार में, तो जो कांग्रेस ने जो नीतियां अपनाई थी ना, उसके अंदर, उन नीतियों के अंदर कोई बुनियादी, ठीक है, कोई एक तरह से कह सकते हैं ठोस बदलाव नहीं ला सकी, ठीक है, कोई भी नीति हो। उसके बाद अगला आप लिख सकते हैं कि 1980 के चुनाव में इस पार्टी को बुरी हार मिली। जाहिर सी बात है, मिलनी थी, बाय लक ये पार्टी आ गई थी, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ था, 1975 में आपातकाल लगाया था। आपातकाल से क्या थी, जनता भड़की हुई थी। अब जनता भड़की हुई थी, उसको कोई अल्टरनेटिव चाहिए था गवर्नमेंट के अंदर, कांग्रेस को छोड़ करके, ठीक है, तो जनता पार्टी उसको मिल गई। तो जनता पार्टी को उसने तुक्के में सरकार में ला दिया, ठीक है, लेकिन ये जो पार्टी थी, इसको खुद नहीं पता था कि मैं सरकार में आ जाऊंगा। अब ये जब आ गई, तो इसके इंटरनली इतने इश्यूज थे कि ये कुछ कर नहीं पाई जनता के लिए, जिससे कि आगे चल के 1980 का जब चुनाव हुआ, इसमें इसको बुरी हार देखने को मिली। किस पार्टी को बच्चों? जनता पार्टी को, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन का आंसर आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आंसर इस तरह से लिखेंगे, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, यहां तक कि मैं भी कंफ्यूज हो गया था, लेकिन ये चीज मैं आपका क्लियर करूंगा। 7वां क्वेश्चन है आपका कि ब्रिक और ब्रिक्स में अंतर स्पष्ट कीजिए आप, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रिक एंड ब्रिक्स, ठीक है। तो देखिए, बहुत सिंपल सी चीजें यहाँ तो आंसर में अगर आप लिखना चाहें तो, कि ब्रिक्स शब्द ब्राजील, रूस, भारत और चीन को मिलाकर के बना है, ठीक है। आपको पता है ब्रिक्स जो होगा उसके अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है, ठीक है। लास्ट में साउथ अफ्रीका जुड़ा था, लेकिन इससे पहले ये ब्रिक था, ठीक है। तो 2009 में, यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गया था, 2010 मैंने कई वीडियोस में बोल रखा है, लेकिन 2010 गलत है, 2009 है। मैं अभी बताऊंगा क्यों। 2009 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो गया था, जब से इसका नाम जो है ब्रिक्स हो गया। पहले ये ब्रिक हुआ करता था, ठीक है, और जब से 2009 में जब बैठक हुई और दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो गया, तो इसको ब्रिक्स कहा जाने लगा, ठीक है। तो समझिए बच्चों थोड़ा इसको, पहले तो यहाँ पर मैं आपको रेफरेंस देना चाहूंगा बच्चों, जो आपका सीबीएसई है। क्या है? सीबीएसई। मैं बताता हूं आपको। सीबीएसई ने जो 2021-22 के लिए आपका जो एडिशनल टॉपिक्स जोड़ा था, इसके अंदर ये ब्रिक्स भी आता है, ठीक है। तो इस ब्रिक्स को लेकर के आपको एक रेफरेंस मटेरियल, जिसको आप कह सकते हैं, पढ़ने के लिए दिया गया था इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। कौन से मीडियम में? इंग्लिश मीडियम में। तो उसी रेफरेंस मटेरियल जो दिया गया है, उसी के अंदर आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा 2009, ठीक है। 2009 के बाद दक्षिण अफ्रीका जो इसमें शामिल हुआ, और जो है कि इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया, ठीक है। तो वहां से मैंने ये 2009 को करेक्ट किया, और जो मेरी गलतियां थी वो 2010 वाली, वो मैंने दोहराई नहीं, ठीक है। तो ये चीज है आपका। और हालांकि मैंने कई जगह 2010 भी देखा है, ठीक है, लेकिन जो भाई सीबीएसई ने दिया है, हम तो उसी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज है आपका, और इसको आपको इंग्लिश में कैसे लिखना है आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। इस तरह से आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना आंसर लिखना है, ठीक है। तो आप बच्चों, इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप जितना, मैं बोल रहा हूँ ना, जितना आप वीडियो को लाइक करते हैं, उतना हमारा जो है मोटिवेशन बढ़ता है आपके लिए इसी प्रकार के पेपर्स की वीडियो लाना, जिससे कि आपको जैसे जियोग्राफी में मदद मिला है ना, और भी सब्जेक्ट में मदद मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी। आपकी जो पूरी डिमांड थी, वो मैंने डिमांड आपकी पूरी की, अब आप मेरी डिमांड पूरी कीजिए, वीडियो का लाइक एम बढ़ाइए हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 8वां क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक समाज के कोई 2 सिद्धांत लिखने हैं आपको, ठीक है। राइट एनी 2 प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है। तो उत्तर आपको इस तरह से लिखना है। पहला है आपका कि लोकतांत्रिक समाज के 2 सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है कि भोजन एवं शरण के रूप में आर्थिक उद्देश्य, और दूसरा है आपका लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता के रूप में गैर आर्थिक उद्देश्य देखने को मिलता है। तो इस तरह से 2 आप लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको आंसर लिखना है इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन बी के अंदर, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अनुभाग बी, यानी हिंदी में इसको आप अनुभाग बी कह सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं सेक्शन बी। अब हम लोग देखेंगे बच्चों 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन 100 शब्दों में आपको आंसर देना था कम से कम, लेकिन मैंने आपके लिए बुलेट पॉइंट्स लिख दिए हैं, जिसके आधार पे आप 100 क्या 200 शब्द, 300 शब्द में भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन,
कि वैश्वीकरण ने विश्व संस्कृति को किस प्रकार प्रभावित किया है। ठीक है, हाउ डज ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट ग्लोबल कल्चर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये यही पूछ रहा है कि जो हमारा ग्लोबलाइजेशन का दौर चला, वैश्वीकरण जब आया, तो इसने विश्व की संस्कृति को किस प्रकार से प्रभावित किया है। ठीक है, आप क्या क्या चेंज देखने को मिलता है आज हमें वैश्वीकरण के दौर में, जो संस्कृति के क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, तो उत्तर इस तरह से लिखना है आपको, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक समरूपता आई है, अर्थात प्रत्येक देश की संस्कृति की मौलिकता प्रभावित हुई है, संस्कृतियों में पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में वृद्धि देखने को मिली है और सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण को बढ़ावा मिला है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर जो है सो कि संस्कृतियां आज के टाइम पे मिल रही हैं। ठीक है, उनमें समरूपता देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर हम बात करें संस्कृतियों की, तो उसमें पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है या दबदबा देखने को मिलता है। आज के टाइम पे आपको पता है, जो आप जीन्स पहनते हैं ना, ये जीन्स भी आपका किसका है, पश्चिमी संस्कृति, यानी कि आपका अमेरिका की पहचान है। ठीक है, लोग कैसे बनना चाहते हैं, पश्चिमी जो कल्चर है उसको अपनाना चाहते हैं और अमेरिकन या फिर यूरोपियंस इस तरह से दिखना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग कभी धोती कुर्ता पहने देखते हैं आप आज के टाइम पे, ज्यादातर लोग आप देखेंगे कि पैंट जीन्स, ये फटे फटे पैंट पहनते हैं। तो ये सारा कहाँ का कल्चर है भाई, ये वैश्वीकरण के कारण आया है, ये बाहर का वेस्टर्न कल्चर है। ठीक है, सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण को बढ़ावा मिला है। ठीक है, यानी संस्कृतियां जो है ना विभिन्न देशों में फैली है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं बच्चों इस क्वेश्चन का। और भी बढ़ा चढ़ा करके आपको आंसर लिखना है, 4 नंबर का है क्वेश्चन और 100 शब्दों में आंसर लिखना है आपको। मैंने आपको बुलेट पॉइंट्स दे दिए जिसके आधार पर आप इजीली आंसर लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लीजिए, इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन बच्चों। 10वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बच्चों कि भारत में एक दलीय व्यवस्था के स्वरूप और अन्य देशों से इसकी विभिन्नता जो है उसको स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, क्लियरिफाई द नेचर ऑफ वन पार्टी सिस्टम इन इंडिया, डिफरेंशिएट इट विथ अदर कंट्रीज। यानी कि आपको पता ही होगा बच्चों, आपने पढ़ा है अपनी बुक तो, कि जो आपका प्रथम 3 आम चुनाव हुआ था उसमें आपको एक ही पार्टी यानी कि अर्थात कांग्रेस पार्टी का दबदबा देखने को मिला था। ठीक है, और आपको एक ही पार्टी का दबदबा देखने को मिला था। इसी प्रकार से और भी देश है, वहां पर भी एक पार्टी का दबदबा देखने को मिलता है, लेकिन और देशों से भारत का जो एक पार्टी का सिस्टम चला था, एक दलीय व्यवस्था चली थी, वो किस प्रकार से अलग है। तो यही चीज आपको इस क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो चलिए इसका आंसर समझते हैं बच्चों कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा आपको, मतलब हिंदी में समझाऊंगा, इंग्लिश में दिखा दूंगा। तो इस तरह से देख सकते हैं, उत्तर आपको लिखना है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में एक लंबे समय तक एक दल का शासन रहा। इसके लिए भारत का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, चुनाव प्रणाली, दल की विचारधारा व उसका व्यापक सामाजिक आधार उत्तरदायी है। ठीक है, यानी कि जो चुनाव प्रणाली थी, जो हमारी विचारधाराएं थी, दल थी, वो सारा एक ही पार्टी के अंदर हमें देखने को मिलता था। ठीक है, लोग पसंद करते थे उस पार्टी को, इसीलिए वोट देते थे। ऐसा नहीं है कि एकदम कोई टैंक की नोक पर आप जैसे कि वोट देने जा रहे हो, ऐसा नहीं है भाई। एकदम पूरा डेमोक्रेटिक रूप से लोग पसंद करते थे कांग्रेस पार्टी को। वहीं अगर हम लोग अन्य देशों से इसकी विभिन्नता की बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें तो चीन में भी एक पार्टी का शासन देखने को मिलता है, क्यूबा में, सीरिया में, इस सब में देखने को मिलता है। संविधान के द्वारा एक ही दल को अनुमति दी गई है। ठीक है, और हाँ बच्चों, यहाँ पर एक और चीज समझिए कि चीन, क्यूबा, सीरिया, इन सब के संविधान जो है, यहाँ पर एक ही पार्टी कह लीजिए, एक ही दल जो है उसको अनुमति दी गई है। लेकिन जो भारत है वहां पर क्या है, बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टी देखने को मिलेगी आपको। क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी जो कांग्रेस पार्टी थी वो एक दल, ये पार्टी बन करके रही कुछ टाइम तक, पहले 3 आम चुनाव तक, तो वो बिल्कुल लोकतांत्रिक रूप से था। तो इस तरह से आपको डिफरेंशिएट करना है। म्यांमार की अगर हम बात करें, बेलारूस की बात करें, वह ऑस्ट्रिया में कानून व सैन्य उपायों के तहत यह प्रभुत्व कायम हुआ है। मैक्सिको में पीआरआई पार्टी का शासन रहा है। इन सब के विपरीत भारत में परिस्थितियों के फलस्वरूप एक दलीय व्यवस्था का शासन रहा है। तो वही चीज बोल रहा है कि इन देशों में या तो जबरन एक पार्टी का शासन देखने को मिलता है, या तो चीन, क्यूबा, सीरिया, इन सब के संविधान ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि भाई तुम्हारे यहाँ एक ही दल रहेगा, एक ही पार्टी रहेगी। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर एक पार्टी का शासन लंबे समय तक तो देखने को मिला है, लेकिन पूरी तरह से आप कह सकते हैं जनता के सपोर्ट के ही द्वारा।
ठीक है। तो इस तरह से ये अलग है और हम पूरी तरह से लोकतांत्रिक रूप से एक पार्टी को 3 बार आम चुनाव में हम लोगों ने जिताया है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर आपको इंग्लिश में आंसर लिखना है तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से आपको इंग्लिश में आंसर लिखना है बच्चों। आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ रहा, इट्स डिफरेंस फ्रॉम अदर कंट्री, इस तरह से आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वीडियो को पॉज करके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला अब हम लोग आ गए मैप वाले क्वेश्चन में। 11वां क्वेश्चन है कि जो ये विश्व का मैप दिया गया है, मानचित्र में ए बी सी डी और मतलब ए बी सी और डी 4 देश दर्शाए गए हैं। ये जो दी गई जानकारी है उन के आधार पर देशों की पहचान करनी है और उत्तर पुस्तिका में तालिका के रूप में लिखना है, यानी कि जो आपकी आंसर शीट रहेगी उसके अंदर लिखना है आपको। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रखा है कि वह देश, पहला क्वेश्चन है 11वें का पहला मैप वाला क्वेश्चन, कि वह देश जिसमें ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन 2019 में सफल हुआ था। यही क्वेश्चन इंग्लिश में पूछेगा आपसे। तो द कंट्री इन विच द 11th ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड इन 2019, ठीक है, इस तरह से आपसे पूछेगा। तो वह देश है बच्चों आपका ब्राजील। अब देखिए ब्राजील आपका मैप में कहाँ आएगा, तो आप ब्राजील यहाँ पर आएगा बच्चों, आप देख पा रहे होंगे, ये रहा ब्राजील। तो यहाँ पर आपका जो है सो कि जो ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन है वो सफल हुआ था। तो एक आंसर आपका मिल गया। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको बच्चों। मैं आपको दूसरे कलर से यहाँ हाईलाइट करके दिखाता हूँ, शायद ये हाईलाइट हो जाए। एक मिनट, काला कलर, हाँ ये कलर थोड़ा सही है अभी के लिए। चलिए, तो एक आपका मिल गया, ये वाला है आपका, ये ब्राजील है जहाँ ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन हुआ था। उसके बाद अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि वह देश जो अपने विघटन से पूर्व सोवियत संघ का सबसे बड़ा भाग था, ठीक है। इंग्लिश में इस तरह से पूछेगा बच्चों आपसे, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, द कंट्री विच वाज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन बिफोर इट्स डिसोल्यूशन, ठीक है। तो वो कौन सा देश है हमारा, रूस है बच्चों। अब रूस कहाँ पे है, रूस ये पूरा ही रूस है बच्चों, और ये रहा आपका रूस, बी है, ठीक है। तो आपको संबंधित अक्षर के साथ यहाँ पर दर्शाना है, जैसे कि पहला वाला जो था हमारा ए मैप में दिया हुआ है, और दर्शाए कैसे हम लोग इसको, ब्राजील के रूप में। दूसरा वाला जो था हमारा, ये है हमारा मैप में बी में दे रखा है, ये रूस है हमारा, ठीक है। तो इस तरह से आपको उत्तर पुस्तिका में भी लिखना है। राज्य का नाम मतलब पॉलिटिकल साइंस में देश को राज्य बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है मैप वाला क्वेश्चन हमसे, कि वह देश जो 2001 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था बच्चों। तो 2001 के अंदर विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कौन बना था बच्चों, तो वो बना था आपका चीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा आपका सी से चीन दर्शा रखा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो उत्तर पुस्तिका में इस तरह से लिखेंगे। तीसरा जो है, तीसरे का आपका है सी, यानी कि चीन, चाइना, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अगला है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रखा है। यहाँ पर हमसे चौथा क्वेश्चन पूछ रखा है कि वह देश जो आसियान का संस्थापक देश है, ठीक है। इंग्लिश में आपसे पूछेगा द कंट्री विच इज द फाउंडिंग कंट्री ऑफ आसियान, ठीक है। और तीसरे का इंग्लिश में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, द कंट्री विच बिकम अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 2001, ठीक है। तो तीसरे का है आपका चाइना, और फोर्थ वाला है द कंट्री विच इज द फाउंडिंग कंट्री ऑफ द कह सकते हैं आसियान, यानी कि आसियान का संस्थापक देश कौन सा है बच्चों, तो वो है आपका थाईलैंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो है आपका, यहाँ पर चौथे का डी आएगा, मैप में दर्शाया हुआ है थाईलैंड। अब देखिए थाईलैंड कहाँ पे है, मैप में आप देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके सामने मैप है बच्चों। और अगर आप मैप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो थाईलैंड आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये देख रहे हैं, ये रहा थाईलैंड यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैप वाला जो आपका था वो कंप्लीट करना था, ठीक है। 11वां क्वेश्चन, आई होप कि ये 11वां क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन, जो कि सेक्शन सी के अंदर से आ जाता है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है अनुभाग सी, इंग्लिश में आप बोलते हैं इसको सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये अब हम लोग आ गए हैं 6 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले कंप्लीट हो गए और 4 नंबर वाले कंप्लीट हो गए। अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर वाले 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो, ठीक है। तो 12वां क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण ने विश्व को आर्थिक दृष्टि से किस प्रकार प्रभावित किया है, किन्हीं 3 प्रभावों का वर्णन कीजिए, ठीक है। How did globalization affect the world economically? Explain any 3 influences. अब बोलेंगे सर एक बार बताइए, 6 नंबर का क्वेश्चन आप बोल रहे हैं, 6 नंबर में बोल रहा है कि तीन प्रभाव के बारे में बताना है, तो 3 प्रभाव मतलब 3 नंबर ना, 3 नंबर का क्यों नहीं दे दिया, ये तो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है।
तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन के अंदर आपका 6 पॉइंट बने ही बने, ठीक है। आपसे 6 बातें ही पूछे, उसके अंदर 3 बातें भी पूछ सकता है, लेकिन उन तीनों को ही आपको 170 शब्द में तो कम से कम लेके ही जाना है 6 नंबर के लायक, और आराम से आप ले जा सकते हैं अगर आपने हमारी वीडियो सारी देख ली तो, और थोड़ा सा आपने जो एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो, ठीक है। नहीं भी पढ़ा होगा तो वन शॉट देख लीजिएगा, अरे बहुत मदद मिलेगी, मैं कह तो रहा हूँ। आपका ना इतना अच्छा नंबर आ जाएगा ना कि आप धन्यवाद देंगे, ठीक है। तो देखिए 12वां क्वेश्चन वही है कि वैश्वीकरण ने विश्व को आर्थिक दृष्टि से इकोनॉमिकली देखा जाए तो किस प्रकार प्रभावित किया है, 3 प्रभावों को बताना है। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं बच्चों, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव डायरेक्टली पूछ रखा है यहाँ पर। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव होते हैं, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, ये अलग अलग भी होता है, लेकिन 6 नंबर में सिर्फ आर्थिक प्रभाव पूछा है पहले तो आपसे। तो देखिए वैश्वीकरण के कारण आर्थिक प्रभाव में प्रवाह में वृद्धि हुई है, ठीक है। एफडीआई के कारण एक देश का बुनियादी ढांचा बेहतर हो जाता है और इसका विकास भी शुरू हो जाता है। यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और तकनीकी नवाचार को बढ़ाने में मदद करता है। यानी कि वैश्वीकरण के कारण ही क्या हुआ है, आज के टाइम पे मान लीजिए एक यूएसए की कंपनी है, कहाँ की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, उसको इंडिया में, भारत के अंदर, इंडिया में, हाँ इंडिया में, ठीक है। तो भारत के अंदर क्या करना है, एक कंपनी खोलनी है। कंपनी खोलने के लिए चाहिए भाई उसको कुछ पैसा देना है, तो वो वैश्वीकरण के तहत मान लीजिए एफडीआई दे सकता है, एफडीआई दे सकता है। अब आप बोलेंगे सर ये एफडीआई क्या होता है, एफडीआई समझाइए। तो एफडीआई होता है बच्चों आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है जिसके तहत क्या होता है कि दूसरे देश की कंपनियां या दूसरे देश के लोग जो है किसी देश में निवेश करते हैं और उस देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है, वहां पर विकास भी देखने को मिलता है। तो यही चीज इस पॉइंट में समझा रखा है। अगला पॉइंट समझते हैं बच्चों, अगले पॉइंट में क्या बोला है, वैश्वीकरण के कारण विश्व के अधिकांश देशों के एक दूसरे पर निर्भरता में वृद्धि हुई है। पूंजी और संसाधनों की उपलब्धता अधिकांश देशों को सुलभ हुई है, ठीक है। यानी कि वैश्वीकरण ही एक ऐसा जरिया है जिस कारण से क्या हुआ है कि विश्व के अधिकांश देशों के एक दूसरे पर निर्भरता में वृद्धि हुई है। आपको मैं बताऊं, जैसे कि अगर मैं आर्थिक रूप से थोड़ा बाहर निकलूं, ठीक है, तो अगर मैं संसाधनों पर रहूं, तो आज के टाइम पे आप देखेंगे ना तो वैश्वीकरण ही वो तरीका है जिससे कि हम दूसरे देश से टेक्नोलॉजी ले पाते हैं। चाइना का आप मोबाइल फोन यूज कर पा रहे हैं, एमआई वाला मोबाइल फोन, ठीक है, कैसे यूज कर पा रहे हैं, रियलमी का जो आपका मोबाइल फोन है, ओप्पो का मोबाइल फोन है आपका, ठीक है, वीवो का मोबाइल फोन है, ये कैसे यूज कर पा रहे हैं, वैश्वीकरण के कारण यूज कर पा रहे हैं। और ये सारा चीज किसके अंदर आएगा, ये टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के अंदर आएगा, ठीक है। इससे हमारी दूसरे देशों पर निर्भरता बढ़ी है, इसी क्षेत्र में नहीं बच्चों, पूंजी क्षेत्र की अगर हम बात करें, पैसे की अगर बात करें, तो पाकिस्तान जैसे देश आज के टाइम पे पूरा यूएस, यूरोपियन यूनियन, इन सभी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। ये सब कंट्री अगर उनको भीख देना बंद कर दे तो एक टाइम पे क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। जैसे आज हो तो रहा है, अभी मैंने रिसेंटली देखा था $1 जो है आपका पाकिस्तानी रुपया में पता है कितना चला गया है, 197 पाकिस्तानी रुपया जो होता है उनका, ये 200 पहुंच जाएगा, बहुत जल्दी 200 पहुंच जाएगा। और $1 $200 पहुंच गया उनका। अगर वो अपना पैसा उसा देना बंद कर देना तो पाकिस्तान तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। और भारत के साथ भी व्यापार बंद कर रखा है कश्मीर को लेकर के, 370 जो हमने हटाया है। खैर, तो ये हो गया आपका पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया कि वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है, ज्यादातर देश आज के टाइम पे डिपेंडेंट हो गए हैं दूसरे देशों पे, किसी न किसी मामले में हर देश डिपेंडेंट है। आप ये सोचेंगे कि भारत के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है तो ये गलत बात है। पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश होंगे जो भारत के ऊपर किसी न किसी चीज के लिए डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। हर देश पे ऊपर पूरी दुनिया डिपेंडेंट है, पूरी दुनिया आज के टाइम पे जुड़ी हुई है, चाहे वो पूंजी के ऊपर हो, कोई संसाधनों की उपलब्धता के ऊपर हो, ठीक है, इन सभी पे डिपेंडेंट है। अभी गेहूं के ऊपर पूरी दुनिया डिपेंडेंट थी भारत पे, लेकिन भारत ने बोला भाई हम गेहूं नहीं देंगे किसी को भी। खैर, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि वैश्वीकरण के कारण विश्व में अमीरी व गरीबी के बीच में अंतर में वृद्धि देखने को मिली है। वैश्वीकरण के कारण क्या है कि एक नकारात्मक परिणाम में भी आप इसको लिख सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है कि देश में, पूरी दुनिया में कह सकते हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ये तो सब में ही लिख सकते हैं आप, या अन्य कोई प्रासंगिक बिंदु भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि आप एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसको आधार बना करके कुछ और भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हाँ एनसीईआरटी के इर्द गिर्द होना चाहिए वो। आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर इंग्लिश मीडियम में आपको लिखना है आंसर, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, इकोनॉमिक इफेक्ट्स
ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो 3 पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है, इन तीनों पॉइंट्स को आप रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और एनी अदर 11 पॉइंट जो आपको एनसीईआरटी बुक से लगता है वो आप पुट कर सकते हैं, बट बेस आपका होना चाहिए एनसीईआरटी बुक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। इसी के अथवा में चॉइस में क्वेश्चन दे दिया आपको कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं बच्चों। काफी इजी क्वेश्चन है और उसी चैप्टर से, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर से ही आपका, कि वैश्वीकरण के युग में भारत किस प्रकार 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, अपने विचार को व्यक्त करना है। हाउ कैन इंडिया अचीव द गोल ऑफ 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का ये जो दौर चल रहा है ना, युग चल रहा है, इस टाइम पे हम कैसे 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। तो आपको अपने विचार बताने हैं, आपके जो क्या व्यूज है इसके ऊपर वो व्यक्त करना है। तो चलिए समझते हैं बच्चों। देखिए काफी इजी है समझना इस चीज को। सबसे पहली नंबर बात तो अपने निर्यात को बढ़ाना है हमें। देखिए किसी भी देश को अगर आगे जाना है इकोनॉमी के क्षेत्र में, तो उसको क्या करना होगा, अपना जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, उसको रिकॉर्ड लेवल पे ऊपर करना होगा। यानी कि कह सकते हैं आज के टाइम पे हम लोग 100 रुपए का सामान बेच रहे हैं ना, तो हमें आगे चल के अगर 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था प्राप्त करनी है तो हमें 1 लाख रुपए का सामान बेचना पड़ेगा दूसरे देशों को। और एक तो आप अपना निर्यात बढ़ाइए और उससे लीजिए कम, पूरी दुनिया से खरीदिए कम और निर्यात को क्या कीजिए, बढ़ाइए, तभी हम लोग इस चीज को अचीव कर सकते हैं। आज के टाइम पे चाइना इतनी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से क्यों आता है, इतनी अर्थव्यवस्था मजबूत क्यों है चाइना की, क्योंकि चाइना क्या करता है ना, रिकॉर्ड लेवल पे निर्यात करता है, दूसरे देशों को सामान दबा के बेचता है, लेकिन खरीदता कुछ नहीं है, तभी तो आज उसकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। हाल ही में भारत ने आजादी के बाद सबसे ज्यादा सामान निर्यात किया है दूसरे देशों को। देखा गया है कि 600 बिलियन डॉलर जो है ना, 600 बिलियन यूएस डॉलर जो है आपका, वह इतना सामान हमने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, इंपोर्ट नहीं किया, एक्सपोर्ट किया, दूसरे देशों को बेचा है। तो रिकॉर्ड लेवल पे आज के टाइम पे हम लोग सामान बेच रहे हैं, ये लोग खरीद लो खरीदो खरीदो सामान बेच रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी ही कहा जा रहा है कि 2025 से 30 के अंतर्गत हम लोग जो है सो कि साल 2025 या 30 में हम लोग 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी जो है उसको प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, अचीव कर लेंगे उसको। आगे चलते हैं अगले पॉइंट में, समझिए बच्चों ये 2 पॉइंट हो गए। अगला है घरेलू उद्योग को बढ़ावा देकर के बच्चों, जो हमारे डोमेस्टिक कह सकते हैं इंडस्ट्रीज है, चाहे आप कह लीजिए सूती वस्त्र का हो या फिर कॉटन का हो या कोई सा भी कह सकते हैं, डोमेस्टिक लेवल पे जो हमारे देश के अंदर जो इंडस्ट्रीज है ना, उनको बढ़ावा दो, बाहर की चीजों को कम मंगाओ। देखिए बाहर की चीजें हमें क्यों मंगानी पड़ती है, क्योंकि मान लीजिए हमें एक अच्छा फोन चाहिए, तो अच्छा फोन मान लीजिए हमारा बजट है 10,000 का, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमारा बजट है कितने का, 10,000 का, 10 के बोले तो 10,000, ठीक है, और 10,000 में कोई भारत का ऐसा फोन ही की कंपनी नहीं है जो हमें अच्छा प्रोडक्ट दे, तो हम लोग क्या करते हैं, चाइना का एमआई ले लेते हैं, रियलमी ले लेते हैं, ठीक है, या फिर अदर हम लोग ब्रांड्स पे शिफ्ट होते हैं। तो वही चीज है, अगर हम लोग घरेलू उद्योग को बढ़ावा देंगे ना, तो 10,000 का बजट है तो हमें माइक्रोमैक्स मिल जाएगा, लावा मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह की कंपनियों के फोन मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे फोन, तो हम लोग बाहर का खरीदेंगे ही नहीं। तो इससे क्या होगा, घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने से देश का पैसा देश में रहेगा, जिससे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था को प्राप्त 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी को प्राप्त करने का जो हमारा सपना है, गोल है, हम लोग उसको अचीव कर पाएंगे, ठीक है। अगला है बच्चों कि कोरोना काल में भारत ने अपने सामानों के निर्यात में बढ़ोतरी की है, ठीक है, या बढ़ोतरी हुई है आप कह सकते हैं। हाल ही में भारत में कई देशों को खाद्यान्न की वस्तुएं भी प्रदान की है, ठीक है। तो हाल ही में देखा जाए तो भारत ने दूसरे देशों को, जैसे कि अफगानिस्तान जो है उसको गेहूं दिया है। पूरी दुनिया में हम लोग वैक्सीन बांटते फिर रहे हैं भाई, हम लोग क्या है, एक समृद्ध देश है भाई, ठीक है, हम लोग के पास संसाधनों की कमी नहीं है, बस कमी है तो एक दृढ़ इच्छा शक्ति की, ठीक है। वो जिस दिन वो दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे अंदर आ गई और ये सारी चीजों को हमने फॉलो कर लिया, तो हमें 5 ट्रिलियन क्या 50 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने से भी कोई नहीं रोक सकता भाई, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आई होप कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपना जो आंसर है देख लीजिए, इस तरह से लिखना है कि इंक्रीज योर एक्सपोर्ट्स, ठीक है, इस तरह से चीजें यहाँ पर बाय प्रमोटिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इस तरह से आपको इंग्लिश मीडियम में आंसर लिखना है, बढ़ा चढ़ा करके 100 शब्द कह रहा हूं, 170 शब्दों में ले जाना है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, तभी आपको जो 6 नंबर है वो इजीली मिल जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको इंग्लिश में समझ में आ गया होगा, हिंदी में मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग आ गए हैं बच्चे 13वें प्रश्न के अंदर। 13वें प्रश्न में बोल रहा है कि एनडीए 4 से आप क्या समझते हैं, एनडीए 4 द्वारा विकास के लिए अपनाए गए किन्हीं 2 महत्वपूर्ण एजेंडों के विषय में आपको लिखना है।
इंग्लिश मीडियम में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अबाउट एनडीए 4 एंड राइट अबाउट एनी टू एजेंडा ऑफ डेवलपमेंट विच वेयर एडॉप्टेड बाय एनडीए 4 बच्चों। तो उत्तर देखिए बच्चों किस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आंसर कि एनडीए को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के नाम से जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी व अन्य पार्टियों द्वारा बनाए गए गठबंधन ने 2019 के लोकसभा चुनाव को भारी मतों से जीता है और इसी राजनीतिक दल को एनडीए 4 के नाम से जाना जाता है। तो आयोग को समझ में आ गया होगा, बीजेपी और उसके जो कह सकते हैं मेंबर पार्टीज है जो गठबंधन बना करके 2019 का लोकसभा चुनाव जीते हैं, वही लोग हम लोग एनडीए 4 के नाम से जानते हैं, एनडीए। ठीक है, उसके बाद देखिए एनडीए 4 ने विकास के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण एजेंडे अपनाए हैं। तो देखिए ध्यान से, बहुत सारी चीजें वैसे तो यहाँ पर समझ लीजिए। 2014 के पश्चात भारतीय राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया, जाति व प्रथा आधारित राजनीति का विकास व सुशासन उन्मुक्त राजनीति की ओर स्थानांतरण। यानी कि देखा जाएगा तो आज के टाइम पे 2014 के बाद से जात पात के ऊपर भी काफी राजनीति देखने को मिलती है। साथ साथ अगर हम लोग बात करें सबका साथ सबका विकास जैसे चीजें यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हैं क्योंकि ये रिसेंट टाइम की चीजें, जन धन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये सारी चीजें विकास के लिए हम लोग अपनाए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान भारत योजना, तो ये सारी योजनाओं को, एजेंडास को अपनाया है इस पार्टी ने ताकि विकास किया जा सके। आगे चलते हैं। बताया गया कि इन सभी योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों का, विशेषकर महिलाओं को जो केंद्र सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभार्थी बनाकर सामान्य जन के द्वार तक प्रशासन पहुंचाना रहा है। ठीक है, यानी कि ये सारी योजनाओं का एक ही उद्देश्य है कि जो महिलाएं हैं और खास करके गांव की महिलाएं हैं उनको जो भी लाभ है वो मिले। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं बच्चों। उसके बाद आगे चले तो यहाँ पर बताया गया है कि विभिन्न राज्यों के मतदाता जातियों, वर्गों, समुदायों, लिंग तथा क्षेत्रों से ऊपर उठकर विकास और सुशासन के विषयों को केंद्रीय मंच पर लाने में सफल हुए। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। इसी का आंसर अगर हम लोग बात करें इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, तो ये एनडीए इज नोन एज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, और ये 2019 के अंदर जो पार्टीज मिल करके, बीजेपी और इंक्लूडिंग अदर पार्टीज मिल करके जो हमारा सत्ता बनाई थी, अपना सरकार बनाई थी, इसी को एनडीए 4 कहते हैं। इंग्लिश में मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए। और कुछ बातें हैं इंग्लिश मीडियम में जो आंसर इस तरह से आपको लिखना है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये भी देख लीजिए, यहाँ तक आंसर है आपका ये, और यहाँ पर एंड होता है आपका। आगे चलते हैं बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं अथवा में। 13वें क्वेश्चन में एक अथवा दे रखा है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो ये नीचे वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं बच्चों, इजीली आपको नंबर मिल जाएगा, इसीलिए आपको अथवा दिया जाता है बच्चों। तो देखिए अथवा में हमें से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि मंडल कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी, इसकी स्थापना क्यों की गई थी और इसकी मुख्य सिफारिशों को लिखना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ना आपसे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये पहला क्वेश्चन है आपका, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, और ये तीसरा क्वेश्चन है आपका। अगर जो क्वेश्चन बनाने वाला है, क्योंकि पेपर हम भी बनाते हैं तो हमें ये चीज पता चल गया है। ठीक है, क्वेश्चन बनाने वाला है, उसको 6 नंबर का क्वेश्चन बनाना है, 6 नंबर का एक क्वेश्चन उसको नहीं मिल रहा है तो वो 2 या 3 क्वेश्चन मिला करके 6 नंबर का क्वेश्चन बनाएगा। जैसे इसके अंदर ये पहला क्वेश्चन है आपका, ये दूसरा क्वेश्चन है, और ये नीचे वाला ये तीसरा क्वेश्चन है। ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का पूछ सकता है। ठीक है, तो ये तीनों को जोड़ करके ना यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बनाया है 6 नंबर का, 2 2 2 टोटल 6। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए समझते हैं इसके बारे में कि मंडल कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी और इसकी स्थापना क्यों की गई थी और इसकी सिफारिशें क्या क्या थी। इंग्लिश मीडियम में वही है कि हु हैड द मंडल कमीशन, व्हाई इट एस्टैब्लिश्ड, मेंशन इट्स मेन रिकमेंडेशंस, तो इसकी क्या सिफारिशें थी तो समझते हैं। मंडल कमीशन की अध्यक्षता विंध्वेश्वरी प्रसाद मंडल के द्वारा की गई थी। वह एक समाजवादी नेता थे। वह 1967 और 1977 में संसद सदस्य चुने गए थे। सामाजिक रूप से या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए 1978 में अन्य पिछड़ा आयोग स्थापित किया गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद आगे चले तो इसने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी थी, और लेकिन अगस्त 1990 में वीपी सिंह सरकार ने इस रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा की। आयोग की प्रमुख सिफारिशें जो थी इस प्रकार से थी।
वो क्या सिफारिशें थी? मंडल आयोग की मुख्य सिफारिश है कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो होता है उसकी पहचान शैक्षिक और सामाजिक आधार पर की जाए, यानी कि जो आपका अदर कास्ट के लोग होते हैं ना, निचले कास्ट की, उनकी बात कर रहा है। अन्य जो हमारा पिछड़े वर्ग के लिए शैक्षिक संस्थाओं की सरकारी सेवाओं में आयोग में लगभग 27% आरक्षण की मांग की थी कि भाई इतने चीजें इतने सीट्स आपकी रिजर्व होनी चाहिए, 27% इन्हीं लोगों के लिए रिजर्व होनी चाहिए। वित्तीय सहायता के लिए सरकार द्वारा अलग से वित्तीय संगठनों की स्थापना का सुझाव दिया था, यानी कि अगर इनको फाइनेंशियली जरूरत हो किसी चीज की, पैसे वगैरह की, तो इसके लिए अलग से संगठन की स्थापना हो। सरकारी नौकरियों, तकनीकी और व्यावसायिक संस्थाओं में इनके पर्याप्त प्रतिनिधित्व की सिफारिश की गई थी, यानी कि जो भी पब्लिक सेक्टर के अंदर जो भी काम होते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो इनका प्रेजेंस वहां पर दिखे, इसलिए पूरा काम किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी आंसर समझ लीजिए, आपका आंसर कैसे लिख रहा है अपना पेपर के अंदर, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है तो इस तरह से आपको लिखना है आंसर बच्चों। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, बैकवर्ड कास्ट के लिए था ये, बैकवर्ड क्लास के लिए, तो इस तरह से आंसर आपको इंग्लिश मीडियम में लिखना है। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं बच्चों, और थोड़ा सा रह गया, यहाँ पर आपका हो जाता है कंप्लीट आंसर। तो बस बच्चों, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो सैंपल पेपर था ये वाला, यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। तो आई होप कि ये जो मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट बोले तो हिंदी में बोले तो राजनीतिक विज्ञान का ये जो पेपर करवाया है, ये समझ में आया होगा। प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया, और जो आपका 24 मई, मैं बार बार ही बोलता हूँ आपको डेट, 24 मई 2022 के लिए जो आपका बोर्ड एग्जाम होना है पॉलिटिकल साइंस का, बोले तो राजनीतिक विज्ञान का, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हम लोग पेपर करवा रहे हैं। इन पेपरों के वीडियोस को जरूर देखा कीजिए, बिल्कुल भी मिस मत किया कीजिए। और आज जो हमारा वन शॉट का वीडियो आएगा, ठीक है, उस वन शॉट के वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो बस बच्चों, यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, जितना आप ज्यादा लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा क्या बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाल कलर का बटन दबा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद इस तरह से आपको एक बेल का आइकन देखने को मिलेगा, इसको आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद क्या करना है, आपको ऑल पे क्लिक कर देना है, जिससे कि हमारे चैनल पे जितने भी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे, जो इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस है आपके पेपर के लिए, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक, जी हाँ बच्चों, आप तक पहुंच जाया करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।